हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ के एक और धमाकेदार क्लास में आप सभी का मैं गीतेश पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि होगा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें से एक प्रश्न लघु उत्तरीय में छोटे प्रश्नों में आता है और एक प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। और एमसीक्यू प्रश्न जो है वो तो किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर को हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे, जिससे कि पेपर में जो भी प्रश्न आए, उसको हम शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आप लगातार बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इसके प्योर कॉन्सेप्ट को सीख कर यहाँ से जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम शून्य से शिखर तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न बने, उसको हम आसानी के साथ सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, सबसे पहला इसमें आपका अपना जो पॉइंट होगा, अब देखिए जैसे ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए इसमें जो हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं प्यारे बच्चों? वो दो चर वाले का कर रहे हैं। तो अब ये है जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, जैसे इसमें कह रहा है दो चर। जैसे अगर इसमें बता रहा है कि दो चर, तो दो चर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अगर हम इस दो चर की बात करें, तो दो चर का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं एक चर हमारा x है तथा दूसरा चर मान लेते हैं क्या है? y। तो दो चर का मतलब एक चर हमारा कैसा है? वो है x और दूसरा कैसा है हमारा? y है। तो ये हमारे हो गए कितने चर? दो चर। एक हो गया x और दूसरा हो गया y। अब देखिए, जैसे यहाँ बात हो रही है किसकी? रैखिक की। रैखिक का मतलब जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर बहुपद में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर रैखिक का मतलब है कि इसमें जो भी हमारा चर है, वो क्या होना चाहिए? इसमें चर की अधिकतम घात एक हो। इसमें क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? रैखिक का मतलब चर की जो हमारी अधिकतम घात है, वो कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा? रैखिक होगा। ठीक। अब देखिए, समीकरण का मतलब, समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या हो? राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, ठीक, जिसमें क्या हो? राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, व लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, दोनों। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम समीकरण। तो आशा करते हैं कि आपको दो चर का मतलब जिसमें दो चर हों, अर्थात हमने माना कि x और y क्या हैं? दो चर हैं। ठीक। रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो ये होगा रैखिक। ठीक। और समीकरण का मतलब जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे अगर हमको फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें उदाहरण के तौर पर, तो जैसे देखिए अभी हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर हम इस उदाहरण की बात करें, तो ये प्यारे बच्चों अभी क्या है? ये अगर ये देखें तो ax प्लस बी वाई,
प्लस सी। अभी ये क्या है, इसको अगर हम देखें तो इसमें देखिए एक्स और वाई क्या है, दो चर हैं और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है। मतलब ये जो है दो चर वाला रैखिक बहुपद है। देखिए अगर, तो इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं, तो दो चर वाला ये क्या है, रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर हम इसको बराबर जीरो के कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें दो चर हैं एक्स और वाई, चर की जो घात है वो कितनी है, एक है, और इसमें दो पक्ष भी हैं। इसको देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर इस हम पूरे समीकरण की बात करें तो ये हमारा पूरा समीकरण अब क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक, चलते हैं आगे इसके कॉन्सेप्ट पर, जिस पर हमको ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है सॉल्व करने हैं। तो प्योर कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए आगे जो इसमें पढ़ना है हमको वो होगा प्रतिच्छेदी संपाती एवं समांतर रेखाएं। ठीक, अब इसमें देखिए हमको पढ़ना है प्रतिच्छेदी संपाती एवं समांतर रेखाएं। अब इसके बारे में प्यारे बच्चों एक हमको कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना है कि कब, अब सबसे पहले देखिए अगर प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है। जैसे प्रतिच्छेदी का मतलब प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि जैसे अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही हैं, अगर देखें तो दो रेखाएं हैं और ये एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर देखें प्रतिच्छेद करना मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, काटना। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसको कौन सी रेखा बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, अब दूसरा अगर हम देखें तो ये है संपाती। ठीक, संपाती क्या होता है, जैसे देखिए अगर कोई एक रेखा है, मान लेते हैं ये एक रेखा है हमारी ए बी। ठीक, ये हो गई हमारी एक रेखा ए बी, और दूसरी रेखा इसी से बिल्कुल इसी के ऊपर से होकर गुजरे और ये है सी डी। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा। ठीक, संपाती रेखा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो रेखा है हमारी वो इसी के ऊपर से होकर गुजरे। जैसे एक रेखा हमारे पास है ए बी और इस ए बी से जो है सी डी जस्ट इसके ऊपर से होकर गुजर रही है, तो इसको कौन सी रेखा कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, अब इसमें अगर देखें तो ये हमारा है ए बी और दूसरा ये हमारा है सी डी। तो समांतर का मतलब अगर देखें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। तो समांतर होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हमेशा जो बीच की दूरी हो दोनों की, जो ये बीच की दूरी है, जैसे दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। तो ऐसे रेखाओं को हम कौन सी रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा। तो आशा करते हैं प्रतिच्छेदी संपाती एवं समांतर रेखाओं के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होता है।
ठीक। अब देखिए इसकी और क्या खासियत है, अगर हम इसके बारे में, इन सब के बारे में अगर थोड़ा अलग-अलग से देखें, कि जो हमको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं इजी वे में, जिससे हम सवालों को सॉल्व कर पाएँ। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि प्रतिच्छेदी, संपाती एवं समांतर रेखाएँ होती क्या हैं? पहले तो हमने इसको सीखा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें? तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये सीखा कि ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि तीनों का, कि ये रेखाएँ किस प्रकार से होती हैं, ठीक। अब अगर देखिए दूसरे पॉइंट की बात करें, अब मान लेते हैं हमारे पास जैसे 2 रेखाएँ हैं, हमारे पास 2 रेखाएँ हैं और वो रेखाएँ हमारी किस प्रकार से हैं? एक है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों? 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये जो हमारे समीकरण हैं, ये 2 सरल रेखाएं हैं हमारी। ये क्या है बच्चों? ये हमारे ये 2 सरल रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारी 2 जो है वो सरल रेखाएं हैं। जैसे इसमें देखिए एक रेखा ये हो गई, तो मान लेते हैं एक समीकरण इसके लिए ये हो गया। दूसरी रेखा हमारी ये हो गई, जैसे इसमें एक रेखा हो गई AB और एक रेखा हो गई CD। तो ये है एक, ये मान लेते हैं अगर AB का समीकरण है, ये है रेखा AB का समीकरण, और दूसरे के लिए मान लेते हैं ये किसका है? ये है CD का समीकरण। तो इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि ये 2 रेखाओं के समीकरण हैं, जो दोनों हमारी सरल रेखाएं हैं उसके ये क्या है? दोनों समीकरण हैं, ठीक। अब इसमें अगर हम आगे बात करें, तो अगर देखिए दूसरा पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है इसमें? दूसरा पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं और समांतर रेखाओं को हम किस प्रकार से सवालों में पहचानेंगे? तो अगर मान लेते हैं, चलिए देखिए, अगर हमारे पास कोई इस प्रकार से समीकरण दिया हो और ये पूछ रहा है कि ये प्रतिच्छेदी है, संपाती है कि समांतर है। अब इसमें हमको देखना है कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर जो हमारे पास समीकरण दिया है उससे हम तुलना करके a1 a2 और b1 और b2 का मान निकालेंगे। अगर ये मान आपस में बराबर नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू क्या है? b1 बटे b2 है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो करेगा प्रतिच्छेदी रेखा को। और अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब अब इसके कितने हल होंगे? तो देखेंगे इसका जो है इसका प्यारे बच्चों अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा इसके? अद्वितीय हल होगा। और इसे क्या कहेंगे? ये संगत होगा कि असंगत, कभी कभार प्रश्न पूछता है, तो ये होगा संगत। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे देखिए अद्वितीय हल का मतलब कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल होगा। देखिए जैसे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ समझ और डिटेल में इसको समझने का प्रयास करें, तो देखिए ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही काट रही हैं।
तो अगर ये एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसका क्या क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय को क्या कह सकते हैं, केवल एक हल। ठीक, अद्वितीय का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, केवल एक हल होगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, उसके बारे में हमने अच्छे से सीखा। और अब देखिए, जैसे दो समीकरण हमारे पास ज्ञात होंगे, एक होगा, एक रेखा का समीकरण ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी रेखा का हमारा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, दोनों रेखाओं में हम क्या देखेंगे, a1 और a2 और b1 और b2 का मान निकालेंगे। अगर ये मान जैसे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, तो इसका मतलब हमको पता लगाना है कि ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करेगा। और प्रतिच्छेदी रेखा को अगर प्रदर्शित करेगा तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, क्योंकि प्यारे बच्चों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इसका केवल एक हल होगा। और ये किसको प्रदर्शित करता है, ये संगत को भी प्रदर्शित करता है। ठीक, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे तो सवाल चाहे जैसे भी हों, आप उसको बहुत शानदार तरीके से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, अगर इसको देखें तो दूसरा हमारी कौन सी रेखा है, ये है संपाती। ठीक, अगर हम संपाती रेखा की बात करें तो संपाती रेखा में क्या होगा कि इसमें अगर हम देखें तो जब इसमें हम तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद प्यारे बच्चों हमको क्या मिलेगा कि अगर दोनों समीकरण की जब हम तुलना करते हैं और a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बटे c2। अगर ये आ रहा है, अगर हम देखें प्यारे बच्चों, हमको ये मिल रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या मिल रहा है, c1 बटे c2। तो ये रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, ये प्रदर्शित करेगी संपाती रेखा को। और अगर कोई संपाती रेखा है तो तीसरा पॉइंट हमको इसमें क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अगर कोई संपाती रेखा है तो संपाती रेखा का मतलब, अब देखें ये रेखा AB को CD कितने बिंदुओं पर काट सकती है, तो अब देखें तो ये बहुत से बिंदुओं पर काट रही है इसको। इस प्रकार से अगर देखें, चूंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर रही हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको कई स्थानों पर काट सकती हैं। इसलिए अगर कई स्थानों पर काट सकती हैं तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका कौन सा हल होगा, इसका जो है अनेक हल होगा। इसका कैसे हल होगा, अनेक हल होगा। और ये इसको हम क्या कहते हैं, ये भी संगत होता है। ये भी क्या होगा कि जैसे पूछेगा ये संगत है कि असंगत है, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये क्या होगा हमारा, ये भी संगत ही होगा। ठीक, तो ये संगत है और ये भी कैसा है, संगत है। अब तीसरे अगर पॉइंट की बात करें, इसकी अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, अब इसमें क्या होगा कि ये है कौन सी रेखा है, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा में क्या ध्यान रखना, कौन सी रेखाएं समांतर होंगी, तो इसमें क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर क्या होगा, b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर इस प्रकार से दो समीकरण दिए होंगे और अगर हम दोनों की तुलना करें और इस प्रकार से कोई हमको उसका परिणाम मिले, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम क्या देखेंगे फिर। अब चूंकि देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इसका मतलब ये रेखा है किसको प्रदर्शित करेंगी, समांतर रेखा को। और समांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को अगर देखें प्यारे बच्चों, तो समांतर रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं।
और अगर ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रही हैं तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसी रेखाओं का कोई हल नहीं। और ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असंगत। इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर ये सारणी आपके दिमाग पे बिल्कुल फिट बैठती है तो इस पाठ में आप समझिए कि 70% सवालों को आप बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इसमें देखें अगर, तो पहले हमको ध्यान क्या रखना है, एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब जैसे ये रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को, ए बी और सी डी क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में अगर हमारे पास कोई दो समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद अगर हम देखेंगे कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करेगा। और अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करेगा, चूंकि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का हल का मतलब केवल एक हल होंगे। तो जितने बिंदुओं पर वो एक दूसरे को काटेंगी उतना एक दूसरे का क्या होगा, वो हल होगा। तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये संगत को प्रदर्शित करेगा। जैसे दो समीकरण देगा, कहेगा कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा असंगत। तो संगत का मतलब अगर वो प्रतिच्छेदी को प्रदर्शित कर रहा है तब भी संगत होगा, और संपाती को प्रदर्शित कर रहा है तब भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक, चलिए अगले पर चलते हैं, संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब ये होता है कि अगर ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं और वो एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरे, तो इसको हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती में अगर दो समीकरण दिया होगा और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर क्या है, c1 बटे c2 है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, संपाती को प्रदर्शित करेगा। और संपाती चूंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कई स्थानों पर काट रहा है, तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। और ये भी कैसे होंगे, संगत होंगे। जिसका हल निकल रहा है वो संगत, और जिसका हल नहीं निकल रहा है वो कैसा होगा, असंगत होगा। अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाओं में देखें तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहां पर देखेंगे तो समांतर रेखा में ध्यान क्या रखना है कि अगर समांतर रेखा है तो इसके बीच की जो दूरी होगी, दोनों की बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी। और इसमें क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, c1 बटे c2। चूंकि एक दूसरे को कहीं पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं है, और ये इसको क्या, किसको प्रदर्शित करेगा, ये असंगत को प्रदर्शित करेगा। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो इतना जो है, अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर आधारित हमने दो एग्जाम्पल जो है लिया हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि दोनों प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से दिए गए हैं कि हमको दिखाना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब देखना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, दोनों समीकरण में क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, कि ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि समपाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको लगाने का हमारे पास तरीका क्या है कि देखिए, जो हमारा ये समीकरण है, ये कैसा समीकरण है, इसमें देखिए दो चर हैं और चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, और इसमें दो पक्ष हैं। मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है और ये समीकरण दूसरी रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि अगर इसकी हम तुलना, अगर देखें कि तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद प्यारे बच्चों हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद क्या मिलेगा हमको, देखिए यहां a1 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर जो a1 है, इस a1 के स्थान पर यहां क्या है, वो a1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। चिन्ह के साथ लिखना है, चूंकि पॉजिटिव है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, b1 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ b1 बराबर होगा माइनस का 4। और अगर यहाँ हम c1 बराबर देखें तो c1 बराबर क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से a1 हो गया, b1 हो गया और c1 हो गया। ठीक, दूसरे पे चलते हैं। अब इसकी तुलना हम करेंगे किससे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। अब जब इसकी तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 7, b2 बराबर क्या होगा 6 और c2 बराबर क्या होगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया। ठीक, अब देखिए अगर यहां हम देखें तो इसमें हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब हम अगर a1 बटे a2 को निकालें, ठीक, अगर इसमें हम किसको निकालेंगे, a1 बटे a2 को, तो अगर हम a1 बटे a2 को निकालेंगे तब क्या निकल कर आएगा, देखिए अब अगर हम a1 बटे a2 को पहले लिखते हैं, यहां पर a1 बटे a2, तो a1 का मतलब है 5 और a2 का मतलब है 7, तो ये हो गया 5 बटे 7। अब b1 बटे b2 को निकालें, तो b1 बटे b2 कितना है, माइनस का 4 है और b2 कितना है 6 है, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो गया माइनस का 2 बटे 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि c1 बटे c2 को निकालेंगे। तो अगर हम c1 बटे c2 की बात करें तो c1 है 8 और c2 कितना है माइनस का 9। तो अब देखें अगर हम तीनों पे ध्यान दें तो ये कितना है हमारे पास, माइनस का क्या है, ये 5 बटे 7 है, ये है माइनस का 2 बटे 3 और ये है माइनस का 8 बटे 9। इसका मतलब अगर हम देखें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, एक या तो ये मिलना चाहिए या फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 मिलना चाहिए, या फिर क्या मिलना चाहिए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, या तो ये मिलना चाहिए। अब तीनों में से अगर देखें तो ये किसको फॉलो कर रहा है, तो अब इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा प्रश्न होगा वो इस प्रकार से होगा कि अगर ये a1 बटे a2 हम देखें तो ये नॉट इज इक्वल टू क्या है b1 बटे b2, क्योंकि a1 बटे a2 का जो मान है वो b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है। तो अब ये जो है किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित करता है, अब देखें तो a1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो यहां देखें कि अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है तो ये प्यारे बच्चों कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, प्रतिच्छेदी। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो निरूपित रेखा है, ये मतलब ये जो हमारा समीकरण दिया है, ये समीकरण और ये समीकरण, इससे द्वारा जो निरूपित रेखा होगी वो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी रेखा होगी प्यारे बच्चों, तो ये होगी हमारी प्रतिच्छेद रेखा। ये हमारे पास कौन सी रेखा होगी प्यारे बच्चों, ये होगी प्रतिच्छेद रेखा। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। ठीक, तो ऐसे ही किसी भी अगर सवाल को हमको सॉल्व करना है, देखिए अब अगर हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और उसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा वो कैसे होगा, देखिए ये है हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर इसको प्यारे बच्चों हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुलना कर लेनी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, a1 बराबर क्या है, यहाँ 9 है, b1 बराबर क्या है, 3 है, c1 बराबर क्या है, 12 है। ये हो गया। अब इधर अगर देखें तो अगर हम दूसरे वाले की तुलना करें, इसकी तुलना, तो ये देखिए a2x हो गया प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करें तो a2 बराबर क्या होगा 18, b2 बराबर क्या होगा 6 और c2 बराबर क्या होगा 24। ये हो गया। अब इसमें अगर देखें तो देखिए अब a1 बटे a2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 क्या होगा 9 और बटे a2 का मतलब 18। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्के 9 दूनी 18, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए b1 बटे b2 को अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो b1 क्या मान कितना है 3 और बटे b2 कितना है 6, 3 इक्के 3 दूनी 6 हो गया, बराबर कितना आ गया ये 1/2। अब इस प्रकार से अगर देखें तो तीसरा हमको क्या देखना है c1 बटे c2, तो अगर c1 का देखें तो c1 मतलब 12 हो गया और C2 क्या है 24, तो 12 इक्के 12 दूनी 24, ये 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से अगर यहां पर हम देखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/2 मिल रही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, तो इस सवाल में अगर देखें तो ये जो नियम है, ये जो समीकरण है, दोनों समीकरण इस नियम को ये फॉलो कर रहे हैं। तो और ये जो हमारा नियम है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर क्या है c1 बटे c2, ये किसको जो है प्रदर्शित करता है, कौन सी रेखा को, तो यहां देखें कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है, समपाती रेखा को। तो इस प्रकार से जो हमारा दूसरा प्रश्न होगा, ये प्रश्न कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है, तो ये होगा समपाती रेखा। तो ये जो होगी हमारे, अगर हम प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न जो है हमारा किस रेखा को प्रदर्शित करेगा प्यारे बच्चों, तो वो प्रदर्शित करेगा समपाती रेखा। आशा करते हैं दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी रेखा, अगर ऐसे अलग अलग आपको समीकरण दिए हों और पूछे कि कौन सा समपाती है, कौन सा प्रतिच्छेदी है और कौन सा समांतर है, तो ऐसे ही हम आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें एक टाइप से और प्रश्न दे सकता है, कह सकता है कि कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत। तो अब इसमें देखिए ये संगत है कि असंगत है, तो प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होती है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें तो वो होती है संगत। अगर हम इस रेखा की बात करें, यहाँ ये जो हमारा प्रतिच्छेदी है, अगर ये प्रतिच्छेदी है तो ये जो हमारी रेखा है कैसी है, प्रतिच्छेदी है। अगर ये प्रतिच्छेदी है तो ये रेखा किस कौन सी होगी, ये संगत होगी। कभी कभार सवाल में प्रतिच्छेदी ना पूछकर क्या करता है कि कौन सी रेखा युग्म, ये कौन से युग्म हैं वो संगत हैं। तो अब ये जैसे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब संगत होता है, तो अगर ये प्रतिच्छेदी वाले नियम को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, वो संगत होंगे। ठीक ठीक, तो इस प्रकार से देखें
तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, तो उसको भी हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अब इन तीनों रेखा युग्मों में, ये जो हमारे रेखा युग्म है, कौन सा इसमें आपको देखना है कि कौन सा प्रतिच्छेदी है, कौन सा संगत है और कौन सा समांतर। ठीक, प्रतिच्छेदी, संगत और समांतर। तो इन तीनों में से ये आपको छांटकर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा प्रतिच्छेदी होगा, कौन सा संगत होगा और कौन सा समांतर होगा। तो ये 3 प्रश्न प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क हैं और इसको आपको सॉल्व करके इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन तीनों का आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं। अगर जो भी चीजें इसमें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगले क्लास में उसको आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, होमवर्क जरूर करके आएं और जो भी प्रश्न में आपको समस्या हो रही है, जो भी कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसमें उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो निश्चित तौर पर आपका सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।